नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही विचित्र सी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बने रहिए अंत तक, बहुत मज़ा आएगा। ये जो कहानी है, जो घटना है एक्चुअल की, ये घटी थी राजस्थान के एक छोटे से गांव में। राजस्थान में बहुत टाइम तक राजाओं का, रानियों का शासन रहा है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो इस गांव में भी आज से लगभग 350 साल पहले, 350 साल पहले की ये कहानी है, जो एक्चुअल तरीके से शुरुआत होती है। उस गांव में एक राजा रानी रहा करते थे। वहाँ के राजा रानी ने ना अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रखे हुए थे। इस वजह से राजा के खुद के परिवार के लोग राजा से चिढ़ते थे, और उसी चिढ़न की वजह से इस पूरे के पूरे राज्य में, साम्राज्य में एक ऐसी घटना घट गई कि जिसका खामियाजा आज तक वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। उसकी वजह से, उस घटना की वजह से ही आज भी वहाँ पे कई आत्माएं भटकती है। इंटरेस्टिंग होगी कहानी भाई। तो हम 350 साल पहले तो नहीं, अभी से हम ठीक 2 साल पहले चलते हैं, 2022 में, और फ्लो में कहानी की शुरुआत करते हैं। तब मजा आएगा। अभी तक जो सुने थे वो इंट्रोडक्शन था, अब मेन कहानी शुरू है। इस गांव में 3 पक्के वाले दोस्त रहते थे। ठीक है, 3 पक्के वाले दोस्त। सब कुछ भुला दो जो मैंने अभी तक बताया था, अब से ध्यान दो। 3 पक्के वाले दोस्त थे। एक का नाम था अर्पित, एक का नाम था सिद्धार्थ, और एक का नाम था अरुण। अर्पित और अरुण जो थे, वो इस गांव के ऑलरेडी रहने वाले थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। लेकिन जो सिद्धार्थ था ना, वो बाहर गांव से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। सिद्धार्थ के जो पिताजी थे, वो मतलब कुछ तो भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब में ही थे कि क्या थे, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी अपनी उम्र से पहले। और उन्होंने इस गांव को कभी देखे हुए थे, तो यहाँ पे एक टाइम पे ज़मीन खरीद के रख लिए थे। रिटायरमेंट के बाद वो लोग यहाँ पर आए और अपना घर वर बना लिए। तो सिद्धार्थ और उसकी फैमिली ऐसे शिफ्ट हुई थी। बाकी अर्पित तरुण तो बचपन से यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर पले बड़े, सब कुछ किए हैं। ये लोग ना बचपन से ही, अर्पित और अरुण खासकर, बचपन से ये सोचते थे कि हम बड़े होके राइटर बनेंगे। जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में राइटर्स होते हैं, अपनी कहानियाँ लिखते हैं, जिनकी कहानियों के फिर सीरियल्स बनते हैं, फिल्म्स बनती है, हम वैसे राइटर बनेंगे और अच्छी अच्छी फिल्म हम इंडियन सिनेमा को देंगे। इनकी और ये सीरियस सोच थी, मतलब इनका ये टारगेट था लाइफ में। और इनकी इस सोच को ना गांव वाले बहुत सराहना भी देते थे। रीज़न ये था कि ये लोग बहुत कम उम्र से, अर्पित अरुण दोनों बहुत कम उम्र से कहानियाँ लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। यूट्यूब वगैरह का भी टाइम है भाई। यूट्यूब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया सन 2014 के बाद से। तो यूट्यूब में देख के या इंटरनेट में पढ़ के लोगों को पता चल जाता है आजकल की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, डायरेक्शन कैसे किया जाता है, हल्का फुल्का तो अंदाज़ा मिल जाता है। तो इन लोगों ने वो सब रिसर्च किए हुए थे, कोई कोर्स वोर्स नहीं, और उसी रिसर्च के बेस में ये कहानियाँ लिखते थे। जो भी कहानी, जो भी स्क्रिप्ट लिखते थे, गांव के लोगों को सुनाते थे अर्पित तरुण। गांव के लोग सुन के बड़े खुश होते थे, क्योंकि इनकी कहानियाँ सचमुच में दमदार होती थी। इसलिए इनके घर वाले भी इनको सपोर्ट करते थे। ये लोग अपने गांव में रहकर अभी क्लास 12th में थे, और घर वालों ने ये बोल के रखे थे कि बच्चों, तुम्हारी 12th हो जाए, तुम दोनों को हम लोग मुंबई भेज देंगे। पैसे हमने जमा करके रखे। वहीं पर जो ऐसे मतलब डायरेक्शन, राइटिंग का कोर्स होता होगा, अब घर वालों को तो इतना नहीं समझता, लेकिन घर वाले ऐसा बोल दिए, जो भी कोई कोर्स वोर्स होता होगा भैया, जो तुम करना चाहते हो आगे चल के, वो कोर्स वहाँ पर करना। तो ये दोनों बहुत खुश थे। और इनकी मुलाकात अपने इसी दौरान में, मतलब जब ये फेस इनका आ गया था कि हाँ हमको अब करियर में क्या करना है, तब सिद्धार्थ से हुई थी। सिद्धार्थ इस गांव में रहने को आया था, और अर्पित अरुण को तब समझ में आया था कि हमारी जैसी सोच सिद्धार्थ की भी मिलती जुलती है। सिद्धार्थ एक राइटर तो नहीं, लेकिन सिद्धार्थ एक डायरेक्टर बनना चाहता था, फिल्में बनाना चाहता था। और सिद्धार्थ भी ये दोनों का हम उम्र ही था, और उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं के क्लास में पढ़ने के लिए आया था। ये गांव बहुत छोटा तो नहीं था, ऐसे एकदम छोटा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा छोटा गांव था, मतलब मीडियम गांव था। टाउन भी नहीं था, एकदम छोटा गांव भी नहीं, मीडियम सा। तो इस तरीके से अरुण, अर्पित और अब सिद्धार्थ, ये तीनों की तिगड़ी जोड़ी बन गई थी भाई। अब ये लोग की एक आदत थी, ये लोग ना जब कभी भी कुछ भी एक नई कहानी के ऊपर काम करते थे, तो एक साथ बैठ के ही करते थे, अकेले नहीं करते थे, अकेले नहीं लिखते थे। अर्पित अरुण ने तो बचपन से अपनी आदत बना कर रखे थे। अब सिद्धार्थ इनके ग्रुप में आ गया था, तो सिद्धार्थ को भी शामिल कर लेते थे। मतलब
जैसे अर्पित ने कभी बोल दिया कि मेरे घर पे आओ, अपन ये कहानी के ऊपर काम करेंगे आने वाले 1 हफ्ते तक, फिर वो कहानी खत्म हो गई। फिर अरुण ने बोल दिया मेरे घर पर आओ, इस कहानी की अब तैयारी मेरे घर पर होगी आने वाले 10 दिन तक। ऐसा वाला इनका सिस्टम चलता था। कभी सिद्धार्थ ने अपने घर पे होस्ट कर दिया आने वाले 10-15 दिन के लिए। अब एक दिन की बात है, ऐसे ही ये लोग एक कहानी की तैयारी कर रहे थे, और अभी ये लोग किसी घर पे नहीं बैठे हुए हैं, अपने गांव की एक नहर के पास बैठे हुए हैं और बढ़िया से एक अच्छी वाली कहानी लिख रहे हैं। ये कहानी एक हॉरर कॉमेडी जोन में थी, हॉरर कॉमेडी में लिख रहे थे। हाँ, तो उसमें कुछ तो भी एक पॉइंट आया भूत का। अब उसने क्या बोला, अब अपना जो अर्पित था, अर्पित को ना ये हॉरर वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करती थी। समझ लो हर एक राइटर जो होता है ना, उसका फॉर्म होता है कुछ कुछ लिखने का। कुछ लोग लव स्टोरी बहुत अच्छे से लिखते हैं, कुछ लोग एक्शन थ्रिलर बहुत अच्छे से लिखते हैं, कुछ लोग हॉरर अच्छे से लिखते हैं। तो अर्पित हॉरर अच्छे से लिख पाता था। अभी फ़िलहाल ये लोग हॉरर कॉमेडी के ऊपर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ तो भी ऐसा जिक्र आया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक मुर्दा घर का जिक्र आया। ठीक है, अर्पित क्या बोलता है, यार यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र आ रहा है, हमने अपने जीवन में कभी भी मुर्दा घर देखे नहीं है ना। हमारे गांव में एक है, ये बात अर्पित अरुण से कह रहा है, हमारे गांव में एक है जिसके आसपास भी भटकने की कोई हिम्मत नहीं करता है। हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं मुर्दा घर के ऊपर, ठीक है। अगर स्क्रिप्ट में सही से जान डालनी है तो हमको मुर्दा घर को समझना होगा। हमारे गांव में भी है, हमको मालूम भी नहीं है और हमको समझना भी है। तो क्या तरीका है, हम मुर्दा घर में चलते हैं, अंदर देखते हैं, चीज़ों को परखते हैं कि ये चीज़ होती क्या है, ये जगह क्या होती क्या है ये, क्योंकि हमको कोई एक्सप्लेन करने वाला है नहीं प्रॉपर, हमने इतनी दुनिया भी नहीं देखे, तो हमको जा के देखते हैं भाई। तो अरुण बोलता है पागल हो गया अर्पित, गांव के मुर्दा घर में जाने की बात मत करना, तुझे पता है ना बड़े से बड़े अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं, सिर्फ वहाँ पर काम करने वाले लोग ही जाते हैं, और वो भी 4 बजे, दोपहर में 4 बजे के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि एक बार जब वो वाला वक्त लगता है ना जिसको शाम कहा जाता है, शाम के वक्त के बाद ही, सूरज ढलना तो बहुत दूर का हो गया, शाम जब से कहने लगते हैं तब से ही उस मुर्दा घर से काम करने वाले लोग ताला वाला मार के भागने लगते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे कई सैकड़ों आत्माएं भटकती है। तो ये बात सुन के सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए। सिद्धार्थ इस गांव का नहीं है ना, सारी चीज़ें अर्पित अरुण दोनों को मालूम है, लेकिन अभी अर्पित अरुण ऐसी बात कर रहे हैं तो सिद्धार्थ तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा भाई तुम लोग ऐसा कोड वर्ड में बात करते रहोगे मुझे वो कुछ समझेगा नहीं, तुम बताओ तो कौन सा मुर्दा घर बोल रहे हो, कहाँ पे सैकड़ों आत्माएं भटकती है, कहाँ पे 5 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं। तो अरुण बोलता है हाँ यार तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, बताता हूँ मैं। ये जो अपना गाँव है, अपनी जान नहर में अपन बैठे हुए हैं, यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर आगे अपने गाँव की ही सीमा है। एक पुराना सा, बहुत पुराना सा वीरान सा मुर्दा घर दिखता है, तूने देखा है? ये बोलता है नहीं मैं उस तरफ नहीं गया। बोलता है मौका पड़ेगा ले चलेंगे, अभी नहीं लेकिन ले चलेंगे। सीन ये है कि वो हमेशा से मुर्दा घर नहीं था। सिद्धार्थ बोलता है हमेशा से नहीं था तो था क्या वो? अब अरुण उसको बताता है 350 साल पहले की कहानी। अरुण बताता है कि अपना गांव एक साधारण गांव नहीं था। आज से 350 साल पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, एक ऐसे राजा का साम्राज्य जो कि बहुत भला इंसान था, अपने प्रजा के बारे में ही सोचता था। कुछ भी चीज करना हो तो अपने परिवार से पहले, खुद से पहले अपनी जनता के बारे में सोचेगा। उसने एक राजकुमारी से शादी किया, जब वो रानी बनी तो उसके स्वभाव में भी वही आया, वो भी बहुत अच्छी हुई। सब लोग मिलके पूरे साम्राज्य की बहुत हेल्प करते थे और साम्राज्य वाले उनसे बहुत खुश थे। लेकिन उनके परिवार के लोग उनसे चिढ़ते थे, राजा जी से। तो सिद्धार्थ बोलता है क्यों चिढ़ते थे? तो अरुण बताता है चिढ़ते इसलिए थे कि राजा जी को एक टाइम ऐसा था, एक उनके दरबार में एक साधु बाबा आए थे। साधु बाबा ने बोले थे कि राजा तेरी उम्र 130 साल की रहेगी, मैं तुझे वरदान देता हूँ, और दुनिया के जितनी भी शोहरत है, जितनी भी तरक्की है, सब तुझे मिलेगी। तो इस बात से राजा के घर वाले उससे और चिढ़ने लगे थे कि 130 साल तक जिंदा रहेगा, 130 साल तक जिंदा रहेगा तो राजा कोई बन ही नहीं पाएगा, मतलब 2-3 पीढ़ियां निकल जाएगी। इसलिए उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। सिद्धार्थ अरुण से कहता है कि ये चिढ़ने वाला रीजन थोड़ी हुआ,
और भी रीजन रहे होंगे अरुण ने ऐसा बोला। अरुण बताता है कि एक दिन की बात है, राजा का खुद का सगा छोटा भाई उससे किसी बात पे बहुत झगड़ा कर लिया। ये झगड़ा पूरे राज दरबार के सामने हुआ था। राजा जी क्रोधित हो गए और अपने छोटे भाई को कुछ नहीं बोले और उठ के वहां से निकल गए। अब उससे उसका ईगो और ज्यादा बूस्ट हो गया राजा के छोटे भाई का। उसने सोचा कि राजा मेरा बड़ा भाई मुझसे डर गया, और उसने अपने ईगो बूस्ट के चक्कर में रात के समय उठाया एक खंजर। वो राजा और रानी के कमरे में घुसा। राजा का छोटा भाई ही रात के समय राजा और रानी के कमरे में घुसा, और जब राजा रानी सो रहे थे अपने खंजर से राजा और रानी का सर धड़ से अलग। मृत्यु हो गई दोनों की ऑन द स्पॉट। वो बहुत खुश हुआ, उसको लगा साधु का वरदान सब बर्बाद हो गया। वरदान दिया था साधु ने कि 130 साल तक जिंदा रहेगा और इस साम्राज्य में राजा बन के बैठेगा। मार डाला मैंने, अब मैं यहां का राजा बनूंगा। लेकिन राजा का छोटा भाई ये नहीं जानता था कि उसकी ये हरकत पीछे से राज दरबार का मंत्री देख रहा था। मंत्री भागता हुआ गया और सिपाहियों को बता डाला कि राजा के छोटे भाई ने राजा और रानी की हत्या कर दिया है। सारे सिपाही, सारे राज दरबार के लोग आए, क्योंकि सभी लोग राजा रानी से बहुत प्यार करते थे। राजा के छोटे भाई को पकड़े और बुरी तरीके से पीटे, बहुत गंदा पीटे। और राजमहल के बीचों बीच एक पुराना सा बरगद का पेड़ था आंगन में, वहां पर ले जाके उसके छोटे भाई को बांध दिया गया। पत्थरों से पीट पीट के उसको खत्म करने ही वाले थे कि अपनी आखिरी सांसों के दौरान उसने दुनिया को हिला देने वाली बात कहा। उसने कहा कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग ये नहीं जानते हो कि मैं कैसी विद्याओं को प्राप्त कर चुका हूं। मैं एक साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हूं। मैं चाहूं तो सब कुछ खत्म कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सब कुछ बना सकता हूं, मैं भगवान बन चुका हूं। ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। और तुम लोग अगर मुझे आज मार डाले तो समझ लेना तुम अपने भगवान को मार रहे हो। एक बार मेरी मृत्यु अगर हो गई तो मेरा क्रोध इस पूरे साम्राज्य में आग की तरह बरसेगा और इस साम्राज्य का हर एक इंसान सड़ सड़ के मरेगा। गांव के लोगों ने, साम्राज्य के लोगों ने उसकी एक नहीं सुने और बड़े बड़े पत्थर उठाए और उसको पीट पीट के वहीं पे खत्म कर दिए। आखिरी सांसों तक वो यही कहता रहा कि सड़ सड़ के मरेंगे, सब मरेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे। और वो खुद मर गया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद चीजें साम्राज्य में पूरी तरीके से पलट गई। राजा रानी की तो मृत्यु हो ही चुकी थी। कुछ समय के लिए टेम्पररी रूप में राजा का एक छोटा बेटा था जिसकी उम्र 15 साल की थी। उसे वहां का राजा बनाया गया। एक 15 साल का राजा कैसे साम्राज्य को संभालता। आपसी मतभेद होने लगे साम्राज्य में, धीरे धीरे करके लड़ाइयां बढ़ी, गैर कानूनी चीजें बढ़ी। उन सब चीजों की वजह से इस गांव में, उस साम्राज्य में एक बीमारी फैल गई। उस बीमारी में इंसानों को शरीर में कीड़े लग जाते और वो खोद खोद के कीड़े शरीर को खाने लगते। इतनी बुरी तरीके से इंसानों का शरीर सड़ता कि कोई देखता तो उल्टी करते। ऐसा सड़ता कि अंग जो है वो टूट टूट कर गिरते और सभी की 1 साल के अंदर मृत्यु हो गई। राजा के छोटे भाई ने मरते समय जो कहा था 1 साल के अंदर पूरे साम्राज्य में सच हुआ। जितने भी उस राज्य में लोग रहा करते थे वो सब खत्म हो गए। 1 साल में हरा भरा साम्राज्य अब वीरान मुर्दा घर में तब्दील हो गया। फिर लगभग 120 साल बाद बाहर गांव के कुछ लोग, उनके गांव में, भैया अपना राजस्थान है, पहले के टाइम में पानी की बड़ी परेशानी होती थी, तो उनके गांव में पानी की कुछ परेशानी हुई होगी। तो उस गांव के लोगों ने सोचे कि यार अपने गांव में तो हो नहीं रहा है, एक बाजू वाला गांव है ना, वो श्रापित गांव, वहां पर चलकर देखते हैं। अरे क्या श्रापित, क्या अच्छा, प्यासे मरेंगे उससे अच्छा कोई श्रापित गांव में जाके मर जाए, कम से कम पानी तो पी पाएंगे आखिरी समय में। बिल्कुल एकदम सूखा पड़ गया था वहां पे। तो उस गांव के लोग ट्रांसफर होकर, मतलब वहां से अपना गांव छोड़कर इस गांव में आए, वही साम्राज्य वाले गांव में, ये अपने वाले गांव में, और रहना शुरू किए। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। फिर भी गांव के लोगों ने आपसी बात करके
ये डिसाइड किए कि जहां पर वो राज दरबार हुआ करता था, यानी वो राजा का महल हुआ करता था, जहां पर इतना कुछ हुआ था, उसने इतनी डार्क चीजें देखा था, उसको छोड़ देते हैं। वहां पर नहीं रहते, वहां पे कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज कुछ नहीं बनाएंगे, वहां पे एक मुर्दा घर बना देते हैं और बिल्कुल एकदम अलग। और वहां पे रात के समय गलती से भी नहीं जाएंगे भैया। क्या भरोसा, राजा या रानी की या फिर राजा के छोटे भाई की आत्मा वहां पर भटक रही हो, या फिर उसके श्राप का, क्योंकि वो कुछ तो था, राजा का छोटा भाई कुछ तो विद्याएं हासिल कर लिया था। भले ही वो खुद को भगवान कह रहा था, वो भगवान तो नहीं था, वो शैतान बन चुका था। और शैतान खुद को भगवान कहता ही है, कहता ही है, सदियों से कहता आ रहा है। तो क्या मालूम उसके वो वर्ड्स वहां पर अभी भी हो, तो वो जगह मनहूस होगी, वहां पे नहीं जाते। सिद्धार्थ ने बोला कि यार ये सचमुच में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मतलब हमारा ये गांव शापित था और यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो अरुण और अरविंद बोलते हैं हाँ भाई बिल्कुल यही बात है। देखो अभी फ़िलहाल कुछ होता तो नहीं है, लेकिन उसके पास हम जाते नहीं हैं, लेकिन मैं जाऊँगा। अर्पित ने बोला मैं जाऊँगा। अब भाई तूने, अरुण को बोलता है देख के कि अब भाई तूने वो कहानी बताया, मेरे अंदर का राइटर फिर से जाग गया है। मुझे उस जगह में जाना है, उस जगह को समझना है। चाहे साम्राज्य को समझूँ ना समझूँ, मुर्दा घर को ज़रूर समझूंगा और अपनी कहानी में उसको लिखूंगा। उसको दोनों दोस्त रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, यानी कल का आया हुआ सिद्धार्थ भी और उसके बचपन का दोस्त अरुण भी, लेकिन अर्पित एक नहीं सुनता है। रात का वक्त था, इस वक्त 9:30 बज रहे थे। उसने उठाया अपना मोबाइल, फ्लैशलाइट ऑन किया और निकल पड़ा उस तरफ। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कमरा था, ताला वाला तोड़ के अंदर घुसा है लिटरली, क्योंकि उसको मालूम था इतनी रात गए, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता, किसी की हिम्मत नहीं होगी, आगे कर्मचारियों की भी हिम्मत नहीं होगी। वो अंदर घुसा तो उसने देखा कि 3 मृत शरीर रखे हुए हैं और बहुत गंदी तरीके से वहाँ पर स्मेल फैली हुई है। वो उस मुर्दा घर को समझ ही रहा था, अपने साथ एक नोटपैड रखा हुआ था, कुछ कुछ लिख ही रहा था, अपने हिसाब से कुछ लिख रहा होगा, कि उसको अचानक से एक ठंडी हवा के झोंके के साथ पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ एक लड़की की थी जो सिसक सिसक के रो रही थी। उसने अपना नोटपैड बंद किया, अपना मोबाइल उठाया और उस कमरे से जहाँ पे वो लाशें रखी हुई थी वहाँ से निकला और वो आवाज़ वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उस आवाज़ वाले कमरे के एकदम दरवाजे के पास पहुँचा, अभी वो अंदर नहीं देख पा रहा था जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उसके दरवाजे तक पहुँचा ही है कि वो सुनता है अंदर से लड़की बोल रही है किसी को कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मेरे पति को तो तुमने नहीं छोड़ा, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी यहाँ से, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो अर्पित का दिमाग खराब हो गया। अर्पित ने सोचा कि साला हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं है और गांव का कोई लड़का उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने को आया है। इसकी ऐसी की तैसी वो लात मार के दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर घुसता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो क्या देखता है, दरवाज़ा नहीं तोड़ता, मतलब दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो क्या देखता है कि अंदर कोई लड़की नहीं, एक औरत बैठी हुई है। ये औरत एक रानी की पोशाक में है, नॉर्मल कपड़ों में नहीं, पूरी वो रानी की जैसी दिखाई दे रही है, खूबसूरत सी, गोरी चिट्टी, ढेर सारे ज्वेलरी पहनी हुई है, महंगी सी कोई साड़ी पहनी हुई है। वो देख के एकदम दंग रह गया। हाँ, वो औरत इसको देख के बोलने लगी कि तुम इतने पास क्यों आ रहे हो मेरे, मुझे जाने दो, मैंने कही ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ, मैं भी तो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह ही मानती हूँ। ये बोलता है कि अरे रिलैक्स, आप ठीक तो है ना, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और इस कमरे में आपके अलावा कोई नहीं है, तो आप किसको देख के रो रही हैं? अरे तुम्हें देख के रो रही हूँ, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, अरे मुझे जाने दो। इसने बोला ही, उसके एकदम पास गए, उसके कंधे में हाथ लगाए ये, कि वो गुस्से में उठी और बोली कि एक बार तूने जो कर दिया दूसरी बार नहीं कर पाएगा, तुझे क्या लगता है राजा की हत्या के बाद रानी को भी मार देगा? नहीं मार पाएगा। ऐसे बोल के एक ऐसा चाकू निकाली और खच से इसके मुंह पे, यहाँ से पूरा ऐसा खच से ऐसा कटा है। इतनी जोर की चीख मारा, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी कि इसको यहाँ पे लगा, इसने चीख मारा कि पीछे से 15-20 लोग इस कमरे के अंदर घुसे हैं और आंखों के सामने से वो औरत ओझल गायब।
15-20 लोग उसको अपने गांव के दिखाई दिए और वो बिल्कुल बेहोश जैसा वहाँ पे बेहोश हो गया। बहुत गंदा यहाँ पर, पूरा यहाँ से यहाँ तक। हॉस्पिटल लेकर गए, उसका पूरा यहाँ पे कटा हुआ था। गांव के लोगों ने जब थोड़ा ठीक हुआ तो उससे पूछा कि भाई क्या क्या मैटर क्या था। उसने सब कुछ बताया और सारे गांव के लोगों ने यही कहा है कि वो औरत जिसको दिखी थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो वही रानी थी जिसकी हत्या उसके देवर ने किया था। और वो उसी लूप में फंसी हुई है कि मेरा देवर मुझे नहीं मारेगा या फिर मुझे मारने आएगा तो मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर लूँगी। और वो रानी इसको देखकर अपना देवर समझी थी और इसके ऊपर हमला करी थी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अर्पित ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। सोचो, बहुत ही अजीबोगरीब खौफनाक कहानी थी ये। ऐसी मतलब घटनाएं बहुत कम घटती हैं, लेकिन घटती हैं तो इतने बुरे लेवल तक दिल को दहला देती है कि इंसान उससे कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। मुझे तो ये फिल्म जैसी लगी। हाँ। बहुत सारे लोग इसलिए हमारी कहानियों को सुन के बोलते हैं कि फेक है, लेकिन भाई रहती है हमारी कहानी अब ऐसी। कोई भेजता है तो वो फेक है रियल है हमको क्या पता, हम तो बस सुना देते हैं। सुनाते हैं और हम आपको लोग। मजा आता है तो सुनो ना, फेक हाँ। रियल से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे अच्छी लगी है मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत पूरी फिल्म dramatic लायक थी। स्टोरी थी ये। चलो खैर, अब इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।